बुक ऑफ विजडम, जी सर। क्या सीन है इस किताब का? बुक ऑफ विजडम एक इंस्टाग्राम हैंडल है रिवाइवल ऑफ विजडम के नाम से। ओके, ये उस बंदे ने पब्लिश की है। अब नाम क्या है इस बंदे का? इस बंदे ने अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये अपनी शक्ल छुपा के चीज़ें पोस्ट कर रहा होता है। अच्छा, उसी ने ये बुक पब्लिश की है, यूके से पब्लिश हुई है। इस पॉइंट पे पहुंचे हुए थे कि वो मैटर को भी कंट्रोल कर पा रहे थे, वो एयर को कंट्रोल कर पा रहे थे, वो फ्यूचर में देख पा रहे थे। और ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदुइज्म में भी मिलेगा। इनकी जो किताबें हैं जिसमें आपको वो राम और रावण की लड़ाई दिख रही है, फिर वो आपके जो पंडित्स होते हैं, ऋषि, सॉरी मुझे बड़ा टाइम हो गया ये पढ़े हुए, लेकिन वो सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेंगी। मैं इसमें ऐड ही कर सकता हूँ, बेहतरीन समझाया सर आपने। बल्कि जिन्होंने मुझे ये क्लासिकल म्यूज़िक जिनसे मैंने सीखा, ठीक है, अब क्लासिकल में इंडिया की साइड का सीखा हुआ है। उसमें दो कैटेगरीज है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। नॉर्थ वाले को आप हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहते हो, और ये जो 3-3 मिनट के ट्रैक्स होते हैं, ये बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूज़िक के 1.5-2 घंटे के ट्रैक्स में से 3 मिनट इन्होंने निकाला हुआ होता है। वही बात हो गई कि उसका वो मेन जुज वाला पार्ट जो इंस्टेंटली आपको इमोशनल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आज अपने मेन चैनल पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इससे मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे बहुत प्यारे दोस्त भाई जनाब तलत मदर चौधरी साहब। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, फ्रीक्वेंसी से बात करेंगे, कुछ ऐसी किताबों पे भी बात करेंगे जिनके बारे में बहुत बात की जाती है। कुछ लोग समझ पाते होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझ पाते। तो मज़े की पॉडकास्ट होने वाली है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह का बहुत करम है। बहुत अरसे बाद मेन चैनल पे हम 101 बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब से कौन स्टार्ट किया तो वहाँ पे एक लंबी पॉडकास्ट होती है। तो मैं सोचा था कि एक 101 पॉडकास्ट कर लें हम, कुछ किताबों के बारे में, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में। क्या कहते हैं? हमने जो पॉडकास्ट का सिलसिला यहाँ शुरू किया ना सर, उसने मेरे कैरेक्टर को भी 360 घुमा दिया है। एक 180 डिग्री, 360 तो फिर उधर ही आ जाएंगे आप। घूम फिर के वहीं वापस ही आ रहे हैं, यूँ समझ लें। लेकिन काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अपना चैनल भी बहुत अच्छे से चल रहा है, लोगों से इंटरेक्शन हो रही है। तो रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी, अब मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं देसियों को, पाकिस्तानियों को हमेशा प्रायोरिटी दूंगा। मेरे ब्लड का हिस्सा है, मेरी पहचान का हिस्सा है। और वेरी फ्रैंकली मेंटल डिसऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। मतलब मेजॉरिटी लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर हुआ हुआ है, और अपने आप को पुश किए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की सांस उनके चेस्ट में आके फंस चुकी है। आप मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो सबसे पहले यही कहता है कि सांस लेके देखें। आप अगर ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम है तो आपको कहेगा कि ब्लड का सैंपल दें या यूरिन का सैंपल दें। अगर हम ये चीज़ें खुद से करें, अब मेरा बैकग्राउंड फिल्म मेकिंग से है ना जी, आप देखते होंगे किस तरह से प्रोडक्शन वाले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं। तो हम लोगों को, या मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि ये चीज़ मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ा दी गई। उसने फिर दिमाग अब इतना खोल दिया हुआ है कि बेसिक चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता। वो बहुत ही एडवांस किस्म नहीं होता कि घुस के पटना है, धागे निकालने हैं, उस तरह का मेरा माइंड हो गया हुआ है। और आपसे पॉडकास्ट करने के बाद, और ख़ास तौर पे आप लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद, वापस बेसिक्स की तरफ आना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा मीडिया बैकग्राउंड है। तो मैं कंटेंट जो है उसको एज अ वे ऑफ मेकिंग मनी नहीं देखता, मैं उसको एज अ वे ऑफ मार्केटिंग देखता हूँ, कि आप अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हो। और ज़्यादातर कंटेंट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए बनाते हो। मतलब सोचिए, हमें पढ़ाया गया था, प्रैक्टिस क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा न्यूज़ में है, क्योंकि न्यूज़ में आप लिटरली जज्बात बेच रहे होते हो। और उसकी बम्बार्डमेंट के बाद आपके अंदर इतनी फ्रीक्वेंसियाँ घुस चुकी होती हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा यहाँ क्लियर करना चाहूँगा सर। हम फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट वर्ड है, पुराने वक्त में इनको कैफियात कहते थे। अलग अलग कैफियात जो हैं वो बेसिकली अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं। अब वो अब इंसान का जिस्म है ना, जैसे हार्ट आपका नॉर्मल चल रहा है, जिसको आप सुकून कहते हो, 77 BPM पे चल रहा होता है। तो 77 BPM को अगर आप 1 सेकंड में तोड़ोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आती है। इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इंसान की जो बॉडी है ऑन एवरेज 70 to 120 BPM के बीच में रहे। सुबह सुबह उठे, 120 BPM आपने हिट कर दिया, एक्टिव फील होगा। और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ये 70-60 BPM पे आ जाएगा। बीट्स पर मिनट, बीट्स लिटरली यही है। BPM, अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको म्यूज़िक समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि म्यूज़िक से आपको कंट्रोल इस तरह से कर रहे होते हैं। आजकल सर अगर आपने कभी कवालियाँ सुनी है, अच्छा कलाम सुना है, तो आप देखते हैं ना, एक जर्नी होती है। यूजली एक साउंड से या एक आवाज़ से शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 खुलेगा, फिर एक कंक्लूजन में ला के बंद होगा।
एट द एंड ऑफ दैट ट्रैक आप कुछ ना कुछ यूनिक फील करते हो. ऐसा नहीं होता आप कहते हो दोबारा लगाओ, आप कहते हो और क्या है. और ये वाला म्यूज़िक 99% ऑफ द टाइम अब आपको नहीं मिलेगा. इसमें ब्लैक मैजिक वगैरह का इतना मसला नहीं है जितना मार्केटिंग का मसला है, क्योंकि जो म्यूज़िक बना रहे हैं ना वो पैसों के लिए बना रहे हैं. मुझे कव्वाली के हवाले से बताया गया था कि जब भी आप कव्वाली सुनते हैं ना तो बहुत सारे लोगों पे वजद की कैफियत तारी हो जाती है. जी हाँ, कहते हैं ये एक पूरी साइंस है. ये आप साइंस है. गाना सुनते हैं ना, गाना होता है 4 मिनट का 5 मिनट का, उसमें एक शेर पढ़ा, दूसरा शेर पढ़ा, तीसरा शेर पढ़ा, दैट्स इट, म्यूज़िक बजा, बीच में कहानी ख़त्म हो गई. ये कव्वाली साइंस या आर्ट इस तरह से होती है ना, इसमें रिपीटिशन होती है वर्ड्स की, सुरों की, और इस हिसाब से रिपीटिशन होती है ना कि आपके जिस्म के अंदर वो चीज़ें बजना शुरू हो जाती हैं. एग्जैक्टली. कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं वो आपे से बाहर हो जाते हैं. उनको वहाँ चीज़ हिट कर जाती है जहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं होता, वो सेंसेस खो जाते हैं, दिमाग का बाकी जिस्म से ताल्लुक जो है मनक़ता मुनक़ता हो जाता है. कहते हैं इसीलिए वो रिपीट करते हैं इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं, जब देखते हैं ना कि महफिल में एक ऑरा कायम हो गया है. कहते हैं आप जिस फील्ड में होते हैं ना उस फील्ड को आप समझते हैं. तो जब आप अब तो खैर वो कवाल ही नहीं रहे जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, अजीज़ मियाँ कवाल थे, इस तरह के लोग सर थे. सॉरी टू कट यू ऑफ हैं, लेकिन वो बिल्कुल अब छुप के बैठे हुए हैं. हाँ, ये हो क्योंकि सकता उनको है. वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही. उसकी रीज़न बताता कुछ हूँ मैं है, आपको. कुछ है. वो क्या करते हैं कि वो ना एक ऑरा कायम करते हैं उस महफिल के अंदर. कवाली खुले में नहीं होती है, वो एक ऐसे प्लेस पे होती है जिसमें 4 दीवारी हो या 4 तंबू टेंट लगे हुए हों, एक माहौल बना हुआ हो. रिपीटिशन ऑफ दोज वर्सेस, दोज साउंड्स, वो जब पूरा एक हाला कायम हो जाता है ना, फिर वो मेन कोर्स फेंकते हैं, वो हिट होता है. फिर लोग अश अश कर उठते हैं, लोग पैसा निकाल के फेंकते हैं, वो करते हैं. कहते हैं पूरा तैयार करना पड़ता है. तो ये बड़े मुझे एक डिफरेंट जो है एक नज़रिया मिला था कवाली के हवाले से. न सिर्फ कवाली, अब हमेशा एक बात देखिएगा ना कि हमेशा ओपनर्स आते हैं. जब आप किसी कॉमेडी शो के लिए जाओ या कुछ भी चीज़ हो रही हो, मेन आर्टिस्ट सबसे आखिर में आता है. जी हाँ. वो मेन आर्टिस्ट इसलिए आखिर में आता है कि पहले आपको माहौल बनाना पड़ता है सारा उसका. वही आर्टिस्ट जिस पे आप झूम रहे हो, मेन आर्टिस्ट पे नाच रहे हो, अगर वो पहले आ जाएगा ना, एक तो वो फील नहीं बना पाएगा जिसमें लोग मेंटली तौर पे रेडी हों. दूसरा तो मार्केटिंग इसका एस्पेक्ट ये होता है कि जब मेन सुनिए तो बाकी क्यों सुनेंगे, हम चले जाएंगे वापस. बिल्कुल. लेकिन कहते हैं असल काम ये नहीं होता है इसमें. असल काम ये होता है कि पहले उनको उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है. कहते हैं मछली पे भी आप मसाला लगा के डायरेक्ट उसको कढ़ाई में डालोगे तल तो तब भी जाएगी, लेकिन जायका नहीं आ पाएगा. जायका के लिए आपको उसको मैरिनेट करना पड़ेगा, 2-3 घंटे उसको मसाला लगा के रखो. कि ठीक यही चीज़ इंसानों में भी होती है. इंसानों को पहले तैयार करना पड़ता है किसी भी शय के लिए. मैं इसमें ऐड ही कर सकता हूँ, बेहतरीन समझाया सर आपने. बल्कि जिन्होंने मुझे ये क्लासिकल म्यूज़िक जिनसे मैंने सीखा, ठीक है, अब क्लासिकल में इंडिया की साइड का सीखा हुआ है. उसमें 2 कैटेगरीज है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है. नॉर्थ वाले को आप हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहते हो, और ये जो 3-3 मिनट के ट्रैक्स होते हैं, ये बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूज़िक के 1.5 2-2 घंटे के ट्रैक्स में से 3 मिनट इन्होंने निकाला हुआ होता है. वही बात हो गई कि उसका वो मेन जुज वाला पार्ट जो इंस्टेंटली आपको इमोशनल कर रहा है. अब मैं एक मुसलमान से सीखा हिंदुस्तानी म्यूज़िक, तो वो कहते थे आपने वज़ू करके बैठना है, ठीक है, और पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ एक नोट बजाते थे और कहते थे इस नोट को पूरी तरह आप ऑब्जर्व करें. अब नोट की इतनी सर गहराई है, मतलब हम लोग, मैं आपको बोलूँगा नोट तो आपके दिमाग में शायद एक टंग करके एक साउंड है, लेकिन नोट का एक पूरा बिल्डअप होता है. जैसे इंसान पैदा होता है उस तरह एक नोट पैदा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करता है. और ये आप एक दफ़ा इसमें घुस जाओ, मतलब यहाँ पे आके मैं ज़रूर ये कहूँगा कि म्यूज़िक आप पे हराम हो जाता है, क्योंकि ये इतनी डेप्थ वाली नॉलेज है कि इसमें आप पूरी ज़िंदगी भी लगा दो तो आप साउंड्स को, ये फ्रीक्वेंसीज़ को पूरी तरह समझ नहीं सकते. ये फैक्ट है. अब जो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंदर जनरेशनली ये इन्फॉर्मेशन, मतलब वो सीना बसीना जो ट्रांसफ़र की बात नहीं आ जाती, सर यहाँ पे इस चीज़ का सारा गेम है. मतलब मुझे ये नोट्स पता है, मुझे पता है C शार्प क्या है, मुझे पता है D शार्प क्या है, लेकिन जो बॉडी पे और अपनी कैफियत पे कंट्रोल होता है, ठीक है ना, वो उस कंट्रोल के बाद एक माइंड बना के जब एक उस्ताद तबले को हिट करता है तो वो नोट उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी को पूरे में फेंक रहा होता है. यानी एक तरह से आप उस नोट के ज़रिए अपनी सोल को प्रोजेक्ट कर रहे हो. और जो लोग इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं वो इतने डेप्थ में चले जाते हैं कि उनको अपनी आंखें भी खोलने की ज़रूरत नहीं है. वो सिर्फ, मतलब यूँ समझे, आपके आसपास लहरें घूम रही हैं और आपको डिटेल में पता है कि कौन सी लहर किस इमोशन को रिप्रेजेंट कर रही है. इतना डीप में नहीं गया हूँ, मतलब ये मैंने सीख लिया.
ये वो नॉलेज है जो जमा हुई हुई है, ट्राई आउट नहीं अच्छा, किया। इसके अलावा एक बहुत दिलचस्प किताब के बारे में आप मुझसे जिक्र कर रहे थे। हम लास्ट वीक भी इससे बात की थी, आपने कहा था मैं तफसील से बात करूँगा, बट हमारी फिर ज़्यादा मैं इस्लामाबाद चला गया, मुलाकात नहीं हो सकी। बुक थी बुक ऑफ विजडम। जी सर। क्या सीन है इस किताब का? बुक ऑफ विजडम एक इंस्टाग्राम हैंडल है, रिवाइवल ऑफ विजडम के नाम से। ओके, ये उस बंदे ने पब्लिश की है। अब नाम क्या है इस बंदे का? इस बंदे ने अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये अपनी शक्ल छुपा के चीज़ें पोस्ट कर रहा होता है। अच्छा, उसी ने ये बुक पब्लिश की है, यूके से पब्लिश हुई है। इसके अंदर इस खुद बंदे के अलावा 4 या 5 और रिसर्चर्स हैं जिनका डेटा इंक्लूड किया गया है, और इसने किताब में ये सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मिल जाएगा, ये रिवाइवल ऑफ विजडम के नाम से है, REVIVALOFWISDOM। अब इस तरह का कंटेंट जब आप रिलीज़ करते हो ना, तो आप उसका PDF भी टॉरेंट पे फेंक देते हो, ताकि अगर आपको कंटेंट पसंद आया, ओके, आपको लगता है कि उसने काम की चीज़ दी है, तो आप उसकी हार्ड कॉपी ख़रीद लो। ये उस अप्रोच से चल रहा है। तो इसलिए मुझे बहुत इसने अपील किया, मैंने फिर इसकी PDF उठाई। अब हम पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ पे ये बुक हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है, ट्रू। अब यहाँ से ख़तरनाक पॉइंट शुरू होता है। ये वाली जो नॉलेज है सर, ये सारी मैं डार्क वेब पे देख चुका हुआ हूँ, जो इस किताब के अंदर है? जो इस किताब के अंदर है। अच्छा, और ये इस तरह की नॉलेज है कि मुझे 2017-18 से ये पता है, और मैं सोच भी नहीं सकता था ये डिस्कस करने का, क्योंकि अगला बंदा समझ ही नहीं पाएगा। अब आज की दुनिया में वेस्ट में जिस चीज़ को कॉन्शियसनेस या इनलाइटमेंट कहा जाता है, हम उसको बेसिकली अपनी रूह से कनेक्ट करना का कहते हैं। इस्लाम में आप कह लो कि तसव्वुफ में ख़ास तौर पे। लिटरली यही है। और इस किताब ने आपको खुल के स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि अगर आप ये करना चाहते हो, आपको किसी मज़हब को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मज़हब बने हुए हैं, वो इसी नॉलेज को स्ट्रक्चर करके देते हैं आपके कल्चर के हिसाब से, ताकि आप उन इन्वायरमेंट के अंदर उस प्रेशर को सही से प्रोसेस करके अपनी रूह तक कनेक्ट कर पाओ। देखें, आपने ये नाम सुना होगा, आइसिस, रा। जी, ठीक है, अब आइसिस इज द ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ योर राइट साइड ब्रेन। अच्छा, ठीक है, आपका जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, जब आप एक्सेसिव मेडिटेशन करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स आप ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब जो इंसान राइट ब्रेन है, या जिसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट अच्छा और बुरा नहीं हो जाता। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूवमेंट को। ठीक है, लेकिन एक स्टैटिक फॉर्म में, एक जगह बैठ के, जैसे इलेक्ट्रॉन को आपने देखा है ना, यूँ घूमता है। ये वाली एनर्जी है, और ये आपको फीमेल्स में मोस्टली मिलेगी कि वो एक ही जगह बैठ के केयर देने की या फिर चीज़ों को नर्चर करने की उनमें टेंडेंसी होती है। इसके जो ऑपोजिट आ गया, वो आपका लेफ्ट ब्रेन आ गया। पुराने कल्चर्स में इसको रा कहा जाता था। अच्छा, पर रात और पुराने कल्चर में एक खुदा के लिए भी इस्तेमाल होते थे ना, खुदाई एक एंटिटी के लिए, डाइटी के लिए खास। उनके ज़माने में मेडिटेशंस होती थी ख़ास किस्म की, जो कि सिर्फ ब्लड लाइंस को कराई जाती थी, और उन ब्लड लाइंस के बाहर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। तो अगर आपको मैस्कुलिन गॉड से कनेक्ट करना है, तो आपको उस फ़ैरो के पास जाना होगा, जो कि ये प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो अपनी सोल की मैस्कुलिन एनर्जी को हार्नेस कर पा रहा है। ये सुनने में, मैं जानता हूँ, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये 10 से 15 साल की मेडिटेशन के बाद आप अचीव कर पाते हो, एक दिन में नहीं होता। यहाँ तलत भाई, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती इस पे फिर, कि अगर ये चीज़, ये किताब जो है, ये खुदा की ज़ात को साइड पे कर रही है कि ये सब कुछ इंसान ही है, तो इसको कोई अच्छी किताब तो मैं नहीं समझ सकता है। तो बड़ी ख़तरनाक इसमें फिर चीज़ें, शैतान वाली चीज़ें। शैतान का कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ इंसान, भाई तू खुद ही है, ना मुझे मान ना खुदा को मान। यस, ये किताब लिटरली ये कहती है कि आप खुद आओ। क्योंकि जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को हिट कर रहे हो ना, जिसको अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहा जाता है, आपको जितने भी फ़िरौन के लेजेंड्स दिखेंगे, नमरूद का लेजेंड दिखेगा, वो ये वाली मेडिटेशंस करके इस पॉइंट पे पहुंचे हुए थे कि वो मैटर को भी कंट्रोल कर पा रहे थे, वो एयर को कंट्रोल कर पा रहे थे, वो फ्यूचर में देख पा रहे थे। और ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदुइज्म में भी मिलेगा। इनकी जो किताबें हैं, जिसमें आपको वो राम और रावण की लड़ाई दिख रही है, फिर वो आपके जो पंडित्स होते हैं, ऋषि, सॉरी मुझे बड़ा टाइम हो गया ये पढ़े हुए, लेकिन वो सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेंगी। यही सेम नैरेटिव्स आपको नॉर्स में दिखेंगे, कि एक फैमिली है जो एक पूरे शहर को चला रही है। अगेन नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गए, बट आपको ये कॉपी पेस्ट होता हुआ दिखेगा कि ये टेक्निक्स जब भी इंसानों ने यूज़ की है, तो वो गॉड के लेवल पे आ जाते थे, और जब वो गॉड के लेवल पे आते थे, तो फिर उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। मतलब वो खुद ही एक दूसरे को मार सकते थे। नॉर्मल आदमी के बस में नहीं था उनसे बात भी करना या इंटरैक्ट करना। इसलिए हमें चीज़ें सिमिलरिटीज नज़र आती हैं हमें, चाहे वो इंडियंस का देख लें, हम नॉर्स देख लें, ग्रीक देख लें, मैथोलॉजीज इनकी जितनी भी है,
उसमें ये कुछ लोग हैं जो खुद को सुपीरियर बना बैठे हैं। इनको हिंदुइज्म में कहा जाता है सिद्धीज, सिद्धि। इसको कहते हैं सिद्धि। इसकी जो मिनिमम मेडिटेशन होती है, अब आपने कोई भी एक चीज़ पकड़नी है, कोई एक थॉट पकड़ना है और उस पर 10 साल आपने मेडिटेट करना है। उस ख्याल के अलावा और कोई ख्याल आपके दिल में नहीं आना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि इस्लाम ये चीज़ खुल्लम खाता बोलता है कि आप सिर्फ अल्लाह ताला पे फोकस अपना रखो। बस कुछ भी करके कोई एक ऐसी थॉट बना लो जो हर वक्त आपके माइंड में अल्लाह को याद करती रहे। आपने ये 10 से 12 साल कर लिया, आपके अंदर कुदरती ये सिद्धीज खुलना शुरू हो जाएगी। जो कहते हैं ना फैज़ मिल गया है किसी को, लिटरली यही चीज़ है, लिटरली यही चीज़ है। क्योंकि आपकी बॉडी जो सिद्धीज एक्टिवेट कर रही है वो आपके एक्सटेंडेड चाक्रास को खोल रही होती है। आपके जो बेसिक चाक्रास हैं वो आपको नेट पे हर जगह मिल जाएंगे, वो जो 7 है मशहूर भी हुए हैं वो बदनाम हो चुके हैं अच्छे खासे, लेकिन वो बेसिकली आपके ग्लैंड्स हैं। अब यूँ समझे कि आपके ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन की एक्सटेंशंस हैं, उन ऑर्गन की जो एक्सटेंशंस हैं वो 84 हैं और उन 84 एक्सटेंशंस के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं कि आपका जिस्म का एक एक बाल है वो भी उनसे कनेक्टेड है। ये 114 है। अब ये किताब आपको खुल के बता रही है कि आप उन सारों को अलाइन कैसे करो ठीक है ना, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस से कैसे कनेक्ट करो। वही ना, ये वाली चीज़ें पढ़ने के बाद सर मेरा जो है ना इस्लाम पे ईमान और पक्का होना शुरू हो गया था कि ये नॉलेज डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, एक पैगंबर हो जो आके गाइड करे। क्योंकि इन दी एंड जितने भी पेगन रिलीजन्स आपको दिख रहे हैं उनके पास ये नॉलेज डायरेक्टली आ गई थी। जो अब हिंदुओं में कहते हैं ना ऋषिज होते हैं, साधु होते हैं, वो गॉड कॉन्शियसनेस मतलब वो किताबें खुदा की तरफ से नहीं आई हुई, उन्होंने रिसर्च करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लिखी हुई है। एक तरह से यूँ समझ लें साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं। मसला तब आता है जब आप उसको एज रिलीजन लेना शुरू कर देते हो, वो फिर आपका दिमाग ख़राब करती है, वो फिर आप कंट्रोल कर रहे हो। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की कि अपनी लिखी हुई बात को रिलीजन बना लेते हैं। जदीद दौर में हमें इसकी मिसाल मिलती है साइंटोलॉजी नामी मज़हब से। साइंटोलॉजी एक मज़हब है, अमेरिका में तो खैर बड़ा फल फूल भी रहा है ये, इसकी अपनी चर्च हैं इनकी। और टॉम क्रूज़ इस मज़हब का मानने वाला है। इसने अपनी बेटी को बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया क्योंकि वो ये मज़हब कबूल नहीं कर रही थी। साइंटोलॉजी की मैं अगर बेसिस बताऊँ ना, तो बेसिकली ये जो बंदा था जिसने इसका जो उसका बानी है, इसने ये फिक्शन राइटर था कि जो एलियंस की कहानियाँ लिखना एंड ऑल दैट। अच्छा, इसने किताबें लिखी वो चली नहीं, ये बंदा हो गया बैंकरप्ट। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अध्ययन या दीन मज़हब है ना वो अमेरिका में पाए जाते हैं, भांत भांत के। इस बंदे ने क्या किया कि जब अपनी नई किताब लिखी वो इसी तरह फिक्शन पे थी, वो भी जब नहीं चली, जब बैंकरप्ट होने लगा तो इसने उसको मज़हब का नाम दे दिया, ये मेरी मजहबी किताब है, ये मेरा मज़हब है और इसकी किताब है। और मजहबी किताबों पे टैक्स एग्जम्पशन था, टैक्स की छूट थी। जी हाँ, अभी भी है। यहाँ से इस मज़हब का आगाज़ हुआ है सर। अल्लाह एक फिक्शन स्टोरी पे, एक राइटर की लिखी किताब पे पूरा मज़हब खड़ा कर दिया। और ये इतने ख़तरनाक लोग हैं कि ये लोगों का कत्ल भी करते हैं। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, ये पाकिस्तान में भी है। बैक इन 2014 मैं और मेरे एक दोस्त ने हमने से बड़ा काम किया कि इन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी किसी और नाम से, ये आके योगा और एनर्जीज सिखाते थे टीवी पे। तो बंदा टीवी पे आता था बाकायदा, साइंटोलॉजी का मानने वाला था। ठीक है। इन्होंने एक और तंजीम बनाई हुई थी जो जेल में कैदियों पे काम करती थी। ये सब पाकिस्तान में होता रहा है। वो सब साइंटोलॉजी के मानने वाले, किसी को पता ही नहीं थे। लोग समझते थे कि साइंटोलॉजी हैड समथिंग टू डू विद साइंस, कुछ साइंसी लोग हैं। ये मज़हब बनाया हुआ था पूरा भाई, इन्होंने एक पैगन मज़हब किस्म का बना लिया, शैतान का मज़हब समझ लें आप उसको। तो मैं इस पे ऐड ही कर सकता हूँ, वही बात आ गई ना। ये अब जो सारी नॉलेज है, अगर आपके अंदर शऊर नहीं है, मतलब आपकी अच्छी फैमिली अपब्रिंगिंग नहीं हुई हुई ना, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। फिर आप इन चीज़ों को अंधाधुंधी फॉलो करोगे कि शायद इसमें सलूशन है शायद इससे मुझे सुकून मिलेगा। और मैं इस वक्त लाइफ के उस पॉइंट में हूँ कि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा हो गई है उसमें से मैंने टेस्ट आउटकम की हुई है। और मैं इस वजह से अब घबरा भी रहा हूँ ज़्यादा बोलते हुए कि सिर्फ वही बताऊँ जो मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। अब इस किताब के अंदर जो 3-4 चीज़ें हैं जो मेरी खुद की टेस्टेड है, जिसमें एक आपका एस्ट्रल ट्रैवल आ जाता है। ओके। एस्ट्रल ट्रैवल का जो प्रोसेस है, अब इस्लाम के अंदर इसमें स्टार्टिंग होती है सच्चे ख्वाबों से, या आपको क्लियर ख्वाब आना शुरू होंगे। लेकिन हमारी लाइफ सर इस वक्त इतनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है कि हम चाह के भी अपने आप को हर वक्त उस क्लियर माइंडसेट में रख नहीं सकते कि हमारे अंदर कोई केमिकल या कोई इमोशन मूव ना कर रहा हो।
और आई एम प्रिटी श्योर बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये इस वक्त हो भी रहा होगा, अचानक से एक दो सच्चे ख्वाब आते हैं, फिर अजीब ड्रॉनी ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, आपकी रूह आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी याद रख पा रही है कि जब आप सो रहे थे तो आपकी बॉडी से एनर्जी जो निकली वो कहाँ कहाँ मूव करके आई है। इसका जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो लिटरली आपने लेटना है और अपनी हार्ट बीट को 18-20 BPM पे लेके आना है। जो आप स्लो ब्रीदिंग कर रहे होते हो जब सोए हुए होते हो, जब आप 50 to 40 BPM पे होते हो तो आपको याद नहीं रहता कि आपकी सोल क्या करके आई है। जब आप हार्ट बीट को और नीचे ले आते हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरीज आपको याद होना शुरू हो जाती हैं। इसमें इतना मैकेनिकली लिखा है कि आपको कोई मंत्र वंत्र कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पोज भी बताया हुआ है, माइंडसेट भी बताया हुआ है ये भी बताया हुआ खतरे क्या क्या है, एनवायरनमेंट को कैसे सेट करना है। अब आप अपनी सोल से बॉडी से बाहर निकलेंगे ना सर, और आपके अंदर कोई रूहानी नॉलेज नहीं है, मतलब अल्लाह रसूल की सेंस नहीं है, या फिर किसी तरह की मोरालिटी नहीं है कि इंसान की क्या वैल्यू होती है, तो जिन चीज़ों से आप इंटरेक्ट करेंगे, जो चीज़ें आपको दिखेंगी, उन्होंने तो आपको डार्क कर देना है सर। वो आपको इतना रिवील कर देंगे कि आपकी सोच है। तो इस तरह की किताब खुलेआम, मतलब इसके इतनी वायरल भी हो रही है, टिकटॉक पे भी चीज़ें आ रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही होती हैं। अब देखने वाले को तो चीज़ें फैसिनेट करती हैं ना, कि एनर्जी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ना किसी मज़हब की बात कर रहा है, ना कुछ कर रहा है जो बंदा कह के चलो यार कुछ नेगेटिविटी होगी, ये तो ह्यूमन नेचर की बात कर रहा है। बट डीप डाउन तो आपको हिट कर रहा है ना मज़हब के हवाले से ये। सर ये आपको कह रहा है कि अपना एक नया मज़हब बना लो। आप खुद मज़हब हो बेसिकली, जब जितना आप मैं खुद समझ मज़हब सकता हूँ कि आप खुद मज़हब हो, आप खुद खुदा हो, और आपने ये सब चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। ये देखें ना, अब इसका पहला पेज ही अगर आप खोलें तो इसमें द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन लिखी हुई है कि ह्यूमन क्या होता है। ओके अब आपको अच्छी खासी इस मामले में ख़तरनाक मेरे से ज़्यादा नॉलेज है कि इंग्लिश कैसे डेवलप की गई थी। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कोडेड हैं। तो ह्यूमन का जो एक्चुअल कोड निकलता है इल्यूमिनाटी के हिसाब से, वो निकलता है HUEMAN, यानी ह्यूमन। ह्यूमन। ठीक है, ह्यू जो है उसको स्पेक्ट्रम, आपने अगर कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कलर स्पेक्ट्रम देखा हो, वो पूरा स्पेक्ट्रम डिफाइन हो रहा होता है। यानी आप बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंड हो कि आपने सारे इमोशंस में घूमना है। आपको गिल्ट भी होनी चाहिए, आपको हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, आपको गुस्सा भी आना चाहिए, आपको किसी को कत्ल करने का दिल भी करना चाहिए। ये सारी एनर्जी जब आप में स्मूथली मूव करेंगी तब आपकी बॉडी खुलना शुरू होगी और आप गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाओगे। यानी आपका दिल कर रहा है किसी को मारने का, जाओ मार दो जब तक वो एनर्जी एक्सप्रेस नहीं होगी आप अपने 100% पे पहुंच नहीं सकते। हमारे कल्चर में ना दबाने का जो कल्चर है, तो फिर मोरालिटी कहाँ गई, लिमिटेशंस कहाँ गई? सर यहीं पे तो मोरालिटी लिमिटेशंस आपने पहले से सीखी हो तो आप यूज़ कर पाते हो। कि अब आपका किसी को मारने का दिल कर रहा है तो आप कहोगे यार चलो आज स्पोर्ट्स मैच खेलते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ ये एग्रेशन चैनल कर देता हूँ। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप कहते हो चलो यार कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। ये सेंस आप में फैमिली ही दे सकती है। मतलब कि बेसिकली अगर मैं आपके कहने का मतलब समझाऊं, आपको इनको डाइवर्ट करना आना चाहिए, इमोशंस को। सर एनर्जी है, इमोशंस एनर्जी है। मतलब जब तक कोई आप इसको चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट आप डाइवर्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। फॉर्म चेंज। आप उसको आप हमारे काफ़ी जानने वाले भी हैं, आप देखते होंगे एक ख्याल उनके माइंड में फंसा होता है, वो उस बारे में बात नहीं करते हैं 3-4 दिन तक फंसाए रखते हैं और फिर अचानक से आतिश फिशा की तरह फटते हैं। यप। ठीक है, अब मैंने साउंड पढ़ी हुई है तो मुझे ये होता हुआ दिख रहा होता है ये 15-20 दिन बाद अभी ये फटने लगा ये फटने का टाइम हो रहा है, सही अब फट गया, 15-20 दिन का सुकून है। क्या है, जज्बात दबा रहा है अपने। जो थॉट है वो इतनी दफ़ा रिपीट हो रही है कि बॉडी उसके रिस्पॉन्स में अब एक इमोशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। बल्कि इस्लाम भी कहते हैं ना, तफक्कुर करो, अपनी सोच को सबसे पहले ऑब्जर्व करो। मैं कहता हूँ सोच खुद प्रोड्यूस करना बहुत हाई लेवल की चीज़ है। पहले आप सिर्फ यही देख लो कि आपकी जो ख्यालात आ रहे हैं वो हैं क्या, तो आपको खुद ही कनेक्शन दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा ये ख्याल ज़्यादा आ रहा है इसलिए मुझे इमोशन फील हो रहा है। वही बात ना सर कि आप जिस माहौल में हो उस माहौल का आप पे असर आता है, क्योंकि हर एक इंसान एक तरह से एक ह्यू ऑपरेट में कर रहा है, उसकी एक ह्यू चल रही है। मतलब सबसे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फिर इसमें आती है वो रेड कलर की आ जाती है, क्योंकि सबसे इंटेंस है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मैंने इसलिए रेड पहन के बैठा हूँ ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी रहे, मैं मोटिवेटेड फील करूँ और पूरी कॉन्वर्जेशन के दौरान मेरी एनर्जी, मेरा पैशन जो है कम ना हो। मैं इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ। अब यही रेड कलर डेंजर के सिंबल में भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे थॉट बहुत मैटर करती है। हार्मनी में भी यही होता है। देयर यू गो, ठीक है ना। आपको काफ़ी रूहानी लोग दिखेंगे जो रेड कलर यूज़ कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम कलर तो नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो ये कॉन्टेक्स्ट हुआ कि आप कलर को कहाँ यूज़ कर रहे हो।
वही बात आ गई ना सर। अब कव्वाली हो रही है, कव्वाली किसी की मैयत पे तो आप नहीं करोगे ना। कव्वाली का एक टाइम होता है, एक माहौल होता है। तो मतलब साउंड के साथ मेरा तो ये रिलेशनशिप है कि इसका जो टाइम है और जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो वो चीज़ सुनो। हम लोग म्यूज़िक साउंड को जंक फूड की तरह खा रहे हैं, तो हमारी ह्यू को ख़राब कर देता है। जैसे रैप म्यूज़िक है, इसमें आपको ज़्यादातर रेड और ब्लैक दिखेगा। वो जानबूझ के डाल रहे होते हैं क्योंकि एग्रेशन की टेंडेंसी है। अब मुझे रैप म्यूज़िक ऐसा बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत अरसे से सुनता हुआ आ रहा हूँ। वो बेसिकली स्टोरी टेलिंग है और बहुत एग्रेसिव स्टोरी टेलिंग है। वो ये अफ्रीकन अमेरिकन से निकली हुई है, उनका कल्चर है ये। तो जो अदाब है उसके साथ बैठ के इसको सुनो तो आपको बहुत लर्निंग मिलेगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो कि हम नॉर्मल में नहीं बोल सकते। वो सब रैप के थ्रू ही कम्युनिकेट होती है। लेकिन आप लूप पे लगा रहे हो सर, तो आप फिर अपने आप को रैप ही कर रहे हो, मतलब ऑल डू Mentally. फिर वो थॉट आप में एको होना शुरू हो जाएगी। फिर वो आपके लिए कंटेंट नहीं बन गया, वो फिर आपको ब्रेन वॉश कर रहा है। इसीलिए जितना कच्चा दिमाग होगा वो इतना अट्रैक्ट होगा रैप म्यूजिक से, क्योंकि वो चीज़ को ईजिली एक तो कनेक्ट कर पा रहा है उससे, और उसको नहीं पता चल रहा कि वो जहर अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा है। वो समझ रहा कि मेरी फीलिंग्स बयान हो रही हैं बेसिकली। फीलिंग्स तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिव थॉट को डाइवर्ट करना किसी और थॉट की जाने, दूसरे क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक इसी तरह जो थॉट्स हैं ये आप खुद से नहीं क्रिएट कर सकते, खुद से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इनको आप डाइवर्ट कर सकते हो एक दूसरे इमोशंस पे। इमोशंस भी एनर्जी की तरह ही होते हैं, वो भी जो है तबाह नहीं की जा सकते। उनको आप डाइवर्ट कर सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में किस तरह करना है, ये आपका कमाल है इस पे। यहाँ विल पावर आ जाती लेकिन अगर आपका नेगेटिव थॉट आ रहा है, एक नेगेटिव जज्बात आपके अंदर हावी हैं, वैसे ही अल्फाज आप इंजेक्ट करवा रहे हो अपने अंदर, तो बेसिकली आप अपने अंदर ना एक नज़रियात का कैंसर पैदा कर रहे हो। आप तो कहते हैं मैं हिट कर रहा है, मैं फील रिलेट कर रहा हूँ उससे, वो रिपीटेशन पे उसको सुनते हो, पर आपको नहीं पता कि आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो, अपने एनर्जी के साथ जुल्म कर रहे हो, अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ जुल्म कर रहे हो, बेसिकली अपनी ज़ात के साथ जुल्म कर रहे हो। मैं इस पे ऐड ही कर सकता हूँ। मतलब मेरे लिए वो बंदा जो नॉन स्टॉप कंटेंट लूप पे सुन रहा है उसमें, और वो जो हेरोइन या आइस का नशा कर रहा है, मेरे लिए उसके कोई फ़र्क नहीं है सर। आप अगर उनके पैटर्न्स देखो, सेम तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, नॉन स्टॉप उस चीज़ को कंज्यूम किए जा रहे हैं। ज़रा देर के लिए बंद होती है, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यार आप हेरोइन चीज़ें भी बदतर हो। मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और मुझे तो रैप का कंसेप्ट समझ नहीं आता बहरहाल, लेकिन वो उस म्यूज़िक पे हैं और बड़े अच्छे अच्छे लिखते भी हैं, करते भी हैं अपनी तरफ से वो। ये आर्ट फॉर्म तो है सर। और जब भी उनसे मेरी बात हुई है ना, वो इस पर बात करते हमेशा एग्रेसिव ही रहते हैं। हाँ, मेरा कसम काला तोड़ा, मेरे हाथ में काला घोड़ा, अरे भाई बस जा, थम जा, रिलैक्स हो जा थोड़ा सा। इस पे सिर्फ गुस्सा और सिर्फ गुस्सा, शिकायतें गुस्सा। और हर बंदा रिलेट करता है, शिकायतें तो हर इंसान को होती है ना। हर बंदे को होती है। अब वही ना सर, ये जिस कल्चर से आ रहा है ना, अब अफ्रीकन अमेरिकन की आप बिल्ड को देखो। एक तो कुदरती अल्लाह ताला ने उनको सबसे मजबूत बनाया एथलेटिकली, जी ऊपर से उनमें टेस्टोस्टेरोन और मतलब इस तरह के केमिकल इंसान से ज़्यादा होते हैं। उनका गुस्सा भी हमसे ज़्यादा है। जो उनके लिए नॉर्मल एक्सप्रेशन है, वो आपके और मेरे जैसे देसी के लिए इंतहा का गुस्सा है। और ये डिसिप्लिन, क्या बोलूँ सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, बहुत ही रेसिस्ट किस्म की चीज़ है, पर मेरा एक गोरा दोस्त था, अभी भी है खैर, ऑस्ट्रेलिया से। तो उनसे कभी कभार बात होती है ना, पाकिस्तानी है पर वो गोरे ही हैं बेसिकली, हाफ पाकिस्तानी हाफ ऑस्ट्रेलियन है वो। तो कहते हैं कि जहांगीर, तो पता है कि ये जो ब्लैक होते हैं ये इतने गुस्से में क्यों होते हैं, और जराइम में भी ज़्यादा ये होंगे, हर चीज़ में ज़्यादा होंगे, म्यूज़िक और एजुकेशन में। मैं क्यों? कहते हैं अभी तक ये मुकम्मल इंसान नहीं बने। लाहौल वाला कुवत से। मैंने कहा भाई खुदा का खौफ कर, कैसे? कहता है यार देखो, अगर वो दरअसल थोड़ा सा हरारी वगैरह का फ़ैन भी है। ओके, कहते हैं आप उनकी जब सेपियंस किताब पढ़ते हैं ना, तो सेपियंस पे लिखा हुआ है कि भाई इंसान ने हमेशा जानवरों से, बंदर से, अपने जो करीबी रिश्तेदार से, उससे मार खाई। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि इंसान डेवलप्ड हो गया था, उसका दिमाग डेवलप होता था, इनका जिस्म डेवलप होता था, उनका इंसान का दिमाग डेवलप होता था। यार मैं इस पे तो क्या इसीलिए चिंपैंजी के मसल स्ट्रॉन्ग थे, इंसान का दिमाग स्ट्रॉन्ग हुआ। तो एक वक्त तक इंसान मार खाता रहा, लेकिन उस दिमाग की ताकत से इंसान ने चिंपैंजी पे काबू पा लिया बाद में। कहते हैं ये लोग इसलिए स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि अफ्रीका में रहते हैं, जानवरों में रहते हैं, ज़्यादा माहौल, उस माहौल में रहे, तो उनकी बॉडी उस हिसाब से डेवलप्ड हुई जिस हिसाब से हमारी नहीं हो पाई। हमारे में इंसानी जिब्बी ज़्यादा आ गई,
मैं कहा यार एक तो इंतहाई कोई वाहियात मिसाल दी है तूने, ये कोई लेवल ही अलग है सर। बहरहाल पॉइंट ऑफ व्यू था उसका। सर ये इसको हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं ये 200 से नीचे के स्केल पे हिट कर रहा है। इसमें इतनी प्राइड है कि इसको रियलिटी नहीं दिख रही। वो ज़बरदस्ती अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में ये कर रहा है। अच्छा अगेन नॉट ब्लैक अफ्रीकन्स, इनफैक्ट एशियंस की तरफ भी उनका मतलब यही काला वो है तो मतलब लाला हाँ है। हाँ, बस एक स्केल रखे, जैसे एक कार्डिशियन स्केल होता है ना, एक इनका रेसिस स्केल होता है कि इस रंग से ऊपर गया तो वो इंसान है, इस रंग से नीचे आया तो समझो उसमें जानवर वाली जिबलत जो है ज़्यादा पाई जाती है। मज़े की बात ये है, ये एसोटेरिक स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये बुक ऑफ विजडम टाइप की, इसमें ये कहा जाता है कि ब्लैक इज अबव वाइट। ठीक है, वो बिलो वाइट नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर को मेंटेन कर पा रहे हो ना, तो आप अपनी पूरी इन्वायरमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको परफेक्टली ट्रांसलेट कर पा रहे हो। प्लस एक और मजे की बात कि जितनी सिविलाइजेशन है, कदीम सिविलाइजेशन, सब तमाम ब्लैक हैं। हम चाहे लोगों का इंसानों का जो वही एवोल्यूशन अगर आप ट्रैक डाउन करो तो ब्लैक से ही आ रहा है, एग्जैक्टली, अफ्रीका से आ रहा आप मेसोपोटामिया देख लो, आप इजिप्ट देख लो, इवन आप ये इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, सही सब ब्लैक थे। मैं आपके साथ एक और फिर चीज़ मज़ेदार शेयर करना चाहूँगा। ठीक है ना, आपने रेसिज्म की बात की ना, तो मैं इस पे थोड़ा सा कुंडलिनी पे बात करना चाहता हूँ। आपने ये वर्ड सुना है वैसे, कुंडलिनी? शायद तारीफ सुनी हो उसकी डेफिनेशन, अच्छा ये तो बताएंगे वो। कुंडलिनी, अच्छा कुंडलिनी मैंने एक मतलब गुरु से सीखी हुई है, जिसने प्रॉपर मतलब ये वेदास को मास्टर किया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं एक्सपोज कर सकता। ओके, कुंडलिनी आपकी सेक्सुअल एनर्जी होती है। कुंडलिनी आप में डेवलप होती है जब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑन हो जाते हैं। और मसला ये हुआ है कि इस वक्त इंटरनेट पे बहुत से लोग हैं जो आके कह रहे हैं हम आपकी कुंडलिनी अवेकन करने, हम आपको कुंडलिनी एक्टिवेट करके देंगे। क्या बात है भाई। अब देखें, ये समझने वाली बात है, आपकी बॉडी एक हार्मोन बना रही है जिसकी वजह से पूरा इंसान पैदा हो रहा है। आपने वो एनर्जी रीडायरेक्ट करके अपने सीधा दिमाग में मारी है, इससे इंस्टेंट साइकोसिस होता है। ये पागलपन हो जाता है, ये मतलब हाईली 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 डेंजरस है। आप किसी पढ़े लिखे साधु या ऋषि के पास ये जाओगे, फॉरबिडन भी होगी फिर तो। सर इसको एक्टिवेट करना ही नहीं होता है, ये खुद ही एक्टिवेट होती है। अच्छा, औरतों में एक्टिवेट होती है अराउंड 24 से 25 साल की उम्र में। ठीक है, तकरीबन यूँ इसका कुदरती साइकिल ये है कि जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स रेगुलेट 10 साल तक करते हैं तो कुंडलिनी खुद ब खुद आपकी बॉडी में फिर फैलती है। अच्छा, और आपको अवेयरनेस देती है, एनर्जी देती है। फिर आपको खुराक की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप एनर्जी पे और सोलर पे चल पाते हो। अगर आपने इसको ज़बरदस्ती खुद से ऑन कर दिया तो इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि इनसेन किस्म की आपको मैडनेस हो सकती है, इतने आप पागलपन की हद तक जा सकते हो। अच्छा, और दूसरा, आपकी सेक्स ड्राइव इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होगी। जो आप देखते हो ना, लोग रेपिस्ट हो जाते हैं। अब कुंडलिनी को एक्टिवेट करना एक बड़ा टॉर्चर वाला प्रोसेस है। पता नहीं, मैं इसलिए खुल के बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना खुशनसीब बनाया कि मैं एक मास्टर से ये चीज़ सीखा है। ये ऐसी नहीं कि मैंने किताबों से ट्राई आउट किया है। कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंतहाई स्टिल बैठना होता है एवरी डे फॉर 3 आवर्स। आपकी बॉडी के अंदर ना आपको मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है जो आपको पुश करती है। तो जो आपका मास्टर है आपके सर पे बैठ के ना डंडी मार मार के आपको सीधा रखता है कि इतना स्टिल रहना कि एनर्जी शूट अप करे। ओके। और अगेन ये एनर्जी जब शूट अप करती है तो इसकी साइड इफेक्ट में आपके अंदर सुपर पावर्स खुलना शुरू होती हैं, जिनको हिंदुइज्म में या वेदास में ऋषिज कहा जाता है। इसमें अलग अलग पावर्स हैं। अब अगर आप फिल्म मेकर के दिमाग के हो ना, मैं किसी भी हिंदू को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पास राम रावण इनके कोई प्रूफ्स नहीं मिले कभी कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन एज कैरेक्टर्स इनके अंदर खतरनाक चीज़ें कोड हुई हुई हैं। जैसे जो पहली 8 ऋषिज है ना, ये सारी हनुमान को दी हुई हैं। अच्छा, अपना साइज एटम का कर सकता है, हाँ, बहुत बड़ा कर सकता है, एंटमैन वाला सारा सीन है। ठीक है। और हनुमान कौन है? राम का बेसिकली एक तरह से भक्त है। तो दिस इज ऑल कोडेड इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको लिटरली लोगे तो फिर आप हनुमान की पूजा करना शुरू कर दोगे। लेकिन हनुमान, अगेन हनुमान इज अ वे फॉर एन एनिमल। जो आपने बात की ना उसकी रेसिज्म की, कि अगर बिल्कुल जंगली इंसान है ना जिसके अंदर ह्यूमन ट्रेट्स नहीं है, एनिमलिस्टिक ट्रेट्स हैं, उसको ऋषिज दे के कैसे सुपर ह्यूमन बनाना है, ये सारा कोडेड है इसमें। अब इस किताब के अंदर ये दोनों खुल के इन्होंने बता दिए हैं। कुंडलिनी का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे एक्टिवेट करनी है, कब एक्टिवेट करनी है, बाकी रिलीजन्स में ये किस तरह से एक्टिवेट की जाती थी। और इसमें क्रिश्चियनिटी में सर, क्रिश्चियनिटी में इसका नाम क्राइस्ट ऑयल है।
हम जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी या बाइबल जो भी फॉलो कर रहे हैं ये एडिटेड है ये वो वाले स्क्रिप्चर्स नहीं है जो कि डायरेक्ट हज़रत ईसा अलैहि सलाम से उनके डिसाइपल्स ने उनके सहाबा ने लिखे थे। और जो मैनिपुलेशन काउंसिल ऑफ नाइसिया पे की थी कॉन्स्टेंटिनोपल ने, उसने ये वाली टेक्नोलॉजी रिलीजन में डालने की कोशिश की थी, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपनी बॉडी में ड्रग्स रिलीज़ कर रहे हो। मतलब एक वो है कि बाहर से शराब पी रहा है, एक वो है जिसने अपनी बॉडी को इस लेवल पे किया हुआ है कि बॉडी कुदरती इतनी अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही है कि उसे पीने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ओके, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में इसका जो प्रोसेस बताया जाता है उसको कहा जाता है क्राइस्ट ऑयल एक्टिवेशन, यानी गॉड, इसको कहते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। ये आपको नाम बहुत जगह सुनने को मिलेगा। अब इसका प्रोसेस लिटरली ये है कि आपने घुटने रख के यूँ बैठना है, यूँ करके सर ऊपर करना है और दुआ करनी है। इससे होगा एग्जैक्टली सेम। आपने इतनी देर तक अपनी बॉडी को स्टिल रखा हुआ है कि आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो शूट अप करेगी और सीधा सर में जाके हिट मारेगी, जिसकी वजह से आपको विजन्स आएंगे। जो आप कहते हैं ना, कोई आपके पादरी होते हैं, वो कह रहे होते हैं मैंने हज़रत ईसा अलैहि सलाम को देख लिया, मैंने बीबी मरियम को देख लिया। सर उनको आप देख ही नहीं सकते क्योंकि वो प्योर इस वक्त एनर्जी है सोल के फॉर्म में। तो उनको क्या दिख रहा है? उनकी माइंड में जितनी भी, वो कहते हैं ना, उनको जितना भी प्रोग्राम किया गया था कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम ऐसे हैं, वो सबकॉन्शियस चीज़ें हिट कर रही हैं आके उनको। और वो इतना इंटेंस हेलुसिनेशन है कुंडलिनी की वजह से कि वो फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाकई में उनको हज़रत ईसा अलैहि सलाम दिखे या उनके माइंड की हेलुसिनेशन है, क्योंकि माइंड फ़र्क नहीं कर सकता। आपको ये इसमें तसव्वुफ़ मिलेगा। मतलब इसलिए मैं फिर सूफीज़म से बाहर आया, और इसलिए बगैर किसी शेख के या किसी उस्ताद के सूफीज़म में तसव्वुफ़ में घुसने से मना किया जाता है, क्योंकि जो आपका उस्ताद है वो यही देख रहा होता है कि इसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, इसके बिलीव्स किस तरह के हैं। तो फिर जो हेलुसिनेशंस उसको होने हैं उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड होगा, आपको गाइड करेगा कि अच्छा तुम्हें ये दिखा, इसका ये मतलब है। अभी आप अकेले में कर रहे हो यूट्यूब की वीडियो देख के, इंस्टाग्राम पे किसी को 5, 10, 15 डॉलर दे के, यार आपका क्या हाल होना है। दूसरा, मैं आप इंसान के दिमाग के बारे में एक बात बताऊं आपको कि इंसान को मैनिपुलेट करना या उसकी पर्सनैलिटी को पूरा ढा देना दुनिया का सबसे आसान तरीन कामों में से एक है। इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और 1970s में। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इंसान के दिमाग को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि भाई के एक इश्तिहार जारी किया पहले तो कि हमें एक्सपेरिमेंट के लिए, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ख़ुद को वॉलंटियर कर दिया। अब उसमें तय ये पाया कि आधे स्टूडेंट्स जो होंगे वो बनेंगे जेलर्स और आधे बनेंगे कैदी। और हमने कुछ 10, 20, 30 दिन के लिए, महीने के लिए हमने ये इस हाल में रहना है। एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया भाई। ये ख़ुद जो है जेल के सुपरिटेंडेंट बन गए और निज़ाम चालू हो गया। दूसरे तीसरे दिन ही ना कैदियों ने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए कि भाई कैसे हम इन जेलर्स से जो है अपने लिए आसानियाँ ले सकते हैं। जेलर्स ने भी खुद कैदियों में जुल्म करना शुरू कर दिया। सख्त सज़ा नहीं दे सकते थे पर एक वाजबी सी सज़ा देने का इख्तियार था उनको। कुछ चौथा या पांचवा दिन था कि एक बंदा का ब्रेक डाउन हो गया। वो ख़ुद को वाकई ही कैदी समझने लग गया। कुछ कैदियों ने अपने ग्रुप बना लिए, वो ख़ुद को वाकई में कैदी समझ के अपना जेल तोड़ने के बहाने तलाश करने लग गए। यहाँ तक कि जो एक्सपेरिमेंट महीनों चलना था इसको 7 दिन के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि जो डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो थे वो भी ख़ुद को एक हकीकत में सुपरिटेंडेंट समझने लग गए थे कि कुछ अरसे तक इंसान को अगर एक मखसूस माहौल में रखा जाए ना तो वो ढल जाता है उस चीज़ में। ये तो एक 1970s का एक्सपेरिमेंट था। अब हम सब इंसान आप देख लें, हम एल्गोरिथम्स के उसमें रहते हैं। एक मखसूस एल्गोरिथम है जैसे हर बंदा हम दिन में 4-5 घंटे कंज्यूम कर रहे हैं एक ही स्पेस में। तो अब हमारी पर्सनैलिटी उस हिसाब से ढलती जा रही है। हमारी पसंद, हमारी ख्वाहिशें, इस दौर में ना रोटी का मसला कहीं पे भी नहीं है। रोटी वाला गरीब आपको मिल जाएगा जिस तरह फ़लस्तीन है, वहाँ पता है एक जंग की सूरत हाल है तो चीज़ समझ में आती है। बाकी गुर्बत के दुनिया में जितने मसाइल हैं ना वो लग्जरी के मसाइल हैं। लोगों की लग्जरीज नहीं पूरी हो पा रही और हम जिस तरह के माहौल कंज्यूम कर रहे हैं हमें लगता है कि जो लग्जरी है बेसिकली वही नेसेसिटी है लाइफ की। जब वो नहीं मिलती तो हम खुद को गरीब समझते हैं, हम समझते हैं हम अधूरे हो गए। तो हमारा पूरा कलेक्टिव कॉन्शियस इंसानों का जो है वो उस एल्गोरिथम के थ्रू चेंज किया जा रहा है।
इस पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इस किताब में भी मेंशन की गई, वही है ना, मैं वो चीज़ें कोट करना चाहूँगा जो कि मुझे समझ में आई। ये मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, ये वाली जो प्रैक्टिस आपने क्रिश्चियंस को अच्छा, ये रोमन कैथोलिक्स करते हैं, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं वो हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला का नबी ही मानते हैं। जो रोमन कैथोलिक्स हैं ये वो लोग हैं जिनकी बाइबल के अंदर वो कॉन्स्टेंटिनोपल ने एडिशंस किए थे और चीज़ों को कोड करना शुरू कर दिया था। तो इनकी ये प्रैक्टिस आपने देखी हुई, यूँ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी एंशियंट सिंबल जिससे आप अपने माइंड का और अपने हार्ट का कनेक्शन तोड़ रहे हो। ओह, आपकी ज़्यादातर देखें, ये प्रॉब्लम खाली आपको क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगा, ये आपको इस्लाम में भी मिलेगा, क्योंकि इस्लाम में यूजुअली आप बहुत खुल के बोलना चाहूँगा ये मैं, मेजॉरिटी मुस्लिम्स अनफॉर्चुनेटली या तो कुरान की पूजा कर रहे हैं या फिर हजूर सल्लल्लाहु सलाम की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को एज इट इज़ ले रहे हैं और किसी और की इंटरप्रिटेशन को फॉलो कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, खुद उन्होंने जाके चीज़ को टेस्ट नहीं किया हुआ। इसलिए आपको मेजॉरिटी मुस्लिम सेक्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम दिखेगा कि बहुत आसानी से इमोशनली एग्रवेट हो जाते हैं। कोई ये जज्बाती हुए ना, उनका वो कनेक्शन नहीं है कि ये इमोशन आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है। ये इतना खुल के ये किताब बता रही है। अब ये तो नहीं कह रही कि कुरान गलत है या फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत है, ये कह रही है कि जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं ना, इसका इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं है। इमोशंस को ना बड़ा स्टडी किया है, नज़रियात को, इन सब चीज़ों को। इंसान उस चीज़ पे गुस्से में आता है ना कि जिसके लिए उसका दिमाग का बिलीफ टूटने वाला हो। एग्जैक्टली। तो ये दिमाग की एक आखिरी ताकत होती है कि यार मेरा इतना बिलीफ जो बना हुआ है ना, ये ना टूटे, मैं इसको नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि सब कॉन्शियस में पैराडाइम, पूरा पैराडाइम क्रिएट हुआ हुआ है ना, जैसे फिल्टर आउट होती है इन्फॉर्मेशन। तो क्या करता है कि वो चीज़ जब हिट होती है, जब वो जो उसके उस नज़रिया को तोड़ ली होती है, उस पर एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव होना इज़ लास्ट स्टेज। यानी अगर आप किसी नज़रिए पे एग्रेसिव हो रहे हो ना एकदम से, उसकी दलील पे बात नहीं कर रहे, उसके बेहतरीन बयानियाँ या बेहतरीन तारीफ़ नहीं पेश कर पा रहे, तो समझ लें कि वो बुत आपके दिमाग में टूटने वाला है। और अगर कोई सामने वाला कोई समझदार बंदा हुआ तो आपसे डरेगा नहीं, उसको पता चल जाएगा भाई कि अब ये टूटने वाला है शख्स, ये वो मज़ीद उस पर काम करेगा, बेहतर तरीके से काम करेगा। इसीलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे ना, जब बैठते थे, तो कुफ़ार अपने कान वान बंद करके जाते थे वहाँ से कि कान पे आवाज़ पड़ गई ना तो ये जो पैराडाइम बना है वो टूट जाएगा। इसलिए वो एग्रेसिवली ताने मारते थे, सब कुछ करते थे एग्रेसिवली, क्योंकि पता था कि जब पैराडाइम क्रिएट हुआ हुआ है ना कि इस बंदे की, इस ज़ात की आवाज़ हमारे कान तक पहुँची, ये बुत टूट जाना है। और ऐसा ही होता था। जो बैठता था उस महफिल में, वो इस्लाम कबूल ना भी करे तो ये बात मान लेता था कि ये बंदा सच्चा है। बात में इंसान का ईगो भी तो एक बहुत बड़ा शैतान बैठा हुआ है ना, जो इंसान को कबूल नहीं करने देता चीज़ें, उसके हाथों लोग मजबूर हो जाया करते थे। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की बात करूँ जी। क्योंकि जो अब ये जो सेमी क्लासिकल म्यूज़िक है, कव्वाली म्यूज़िक है, ओरिजिनली ये सर किसी एक इंसान के लहजे को रिप्लिकेट किया जा रहा है। मतलब आप दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन म्यूज़िक ले आए और उसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स ले आए जो जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करता है, उसके बराबर में बैठ के जो आपको महसूस होगा, क्या वो कोई म्यूज़िक कर सकता है? नेवर। और ये वाला सीन जो है ना सर, यहाँ पे आके आपको रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो आवाज़ दी हुई है, ये जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब जहांगीर भाई, इससे ज़्यादा पावरफुल और डिवाइन कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि आप और मैं आइडियाज़ जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अगर हम दोनों किसी चीज़ पे अग्री कर जाए तो उस आइडिया की मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। ट्रू। ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसकी बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ है, ठीक है, वो मतलब एक तरह का डिसिप्लिन है। आप ह्यूमन हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। हमें अल्लाह ताला ने ये पावर दी हुई है कि एक आइडिया को लेके चलना शुरू कर दो। वही सर, आंखों से देखा हुआ तो कहूँगा कि आप 10-10 दिन 12-12 दिन भी जागो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी ना खाओ, बस अल्लाह का शुक्र करते रहो, आपकी बॉडी लाइट से न्यूट्रिशन लेना शुरू हो जाती है। इतनी पावरफुल चीज़ है हम, बस हम अपनी खुद की कदर नहीं कर रहे हैं और ख़ुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे ये इमोशन वाला प्रॉब्लम जो आपने बताया ना सर, ये असल में साइकोलॉजी में ये एंगर जो है ना, आपने जिस तरह डिफ़ाइन किया, एग्जैक्टली इसी तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि 2 डिमेंशनल है, या तो सामने दिखेगा या पीछे दिखेगा। अगर आपने एंगर को पीना शुरू कर दिया तो आप लेवल 200 हिट करते हो, जिसको करेज कहते हैं, कि बंदे ने हौसला दिखाया। ट्रू। और लिटरली आप यही कर रहे हो, आप एंगर को कहीं और चैनल कर रहे हो। लेकिन करेज की ब्यूटी ये है सर कि उसमें फिर एंगर भी आ जाती है और फियर भी आ जाता है।
क्योंकि हर दफ़ा गुस्सा नहीं होता जिसको आप चैनल कर रहे होते, कभी कभी डर भी हो रहा होता है कि यार ये प्रॉब्लम आया, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई कर सकेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो और कोई नहीं है जो ट्राई करेगा। ये वाला माइंडसेट मैं अपनी ट्रेनिंग्स में आहिस्ता आहिस्ता लोगों में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 80% लोगों ने रिलीजन को एज अ ड्रग ही बनाया हुआ है इस वक्त। और आपकी वाली बात में मैं ऐड करूँगा सर, हम जो एल्गोरिथम्स को फॉलो कर रहे हैं वो हमारा रिलीजन ही बना रहे हैं, कि वो इतना कस्टमाइज्ड है कि हम सुबह उठेंगे आधा घंटा फ़ोन को देखना ज़रूरी है, ठीक है, दोपहर का वक्त हो गया फला इन्फ्लुएंसर को, फला कंटेंट क्रिएटर को देखना ज़रूरी है। मतलब अल्लाह पाक ने उस राह पे अब हम लोगों को लगा दिया है कि हम कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं। तो आप खुद नोटिस करते होंगे हमें कितना सेंसिटिव होकर कंटेंट देखना पड़ता है। एग्जैक्टली। और दूसरा, मैं ज़ुबान का थोड़ा सा ज़्यादा ही खुला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा अल्फाज ना निकले कि जो सामने वाला सुने और ऑफेंड हो जाए। और ऑफेंड का मसला नहीं है, ऑफेंड होना ज़्यादा अच्छी बात है मैं होशियार हो जाऊँगा, वो तो मेन कबूल ना कर ले कि नॉर्मलिटी है ये। क्योंकि हम जब कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो लोग देखते हैं, देखिए हमें जब देख रहे होते हैं तो लोगों की तमाम जो हाजिर हसियात होती हैं उनमें से अक्सरियत हम पे फोकस होती है, देखने की, सुनने की, समझने की, यही है मेन सबसे भारी वाले, छूने की। पकड़ा होता है ना हाथ में, तो हम उनके चार से आसपास बैठे हुए बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ देखना और सुनना दो हसियात हमारी काम कर रही हैं दूसरे के लिए, लेकिन उस वक्त वो डिवाइस ही पकड़ी हुई है हमें देखने के लिए, तो 3 से 4 हसियात जो हैं, उनकी सेंसेस जो हैं, वो हम पे फोकस कर रही हैं। यानी उस वक्त जो भी चीज़ आप सुन रहे हो वो आपसे सुन नहीं रहे हो, वो आप उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बना रहे हो। तो ऐसी कोई बात हमारे मुंह से ना निकले, ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई जेस्चर हमारा ना हो कि सामने वाला, क्योंकि वो जो है ना जज्ब कर रहा है कि देखो अपनी ज़ात पे तो अजाब बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन दूसरे की ज़ात का जो अजाब होगा ना वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कंटेंट क्रिएशन ये तबलीग है बेसिकली। और बहुत देखो बड़ी जिम्मेदारी ये है। कौन सा काम है जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ फ़न में या इस चीज़ पे इसको ला के ना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर 2 लोग भी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि उसे सुन नहीं रहे हैं, वो आपको मान रहे हैं, क्या यहाँ से जो बात मिल रही है ना तो सच है। तो जहाँ से उनका अल्लाह पाक ने करम किया हम पे कि अब लोग सुन चुके हैं, उतनी हम पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि ऐसा कोई लफ्ज़ ना बने, कोई एनर्जी हम ऐसी ना आगे ट्रांसफ़र करें जो सामने वाले को नुकसान दे, कि क़यामत के दिन फिर हमारी पकड़ है इस पर। जितनी बड़ी कुर्सी होती है, जितना बड़ा ओहदा होता है, जितनी अल्लाह पाक ताकत देता है, उतना ही सख्त हिसाब भी होता है। ये कुर्सियाँ, ये पैसा, ये दौलत, ये आजमाइशें हैं, सख्त आजमाइशें। मैं वर्ड यूज़ करता हूँ डिस्ट्रैक्शंस है। काइंड ऑफ यस। हमारा जो मेन काम है वो अपने आप को समझना है। हमें, मतलब मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को पूरी तरह अभी भी समझ पाया हूँ, मेरी भी अभी जर्नी चल रही है। लेकिन मेरी लाइफ में अब मैं इसको एज अच्छा ट्रिप ही देखता हूँ कि मेरी लाइफ का एक टाइम गुजरा है जहाँ पे मैं एडिक्ट था, मतलब एडिक्शंस पकड़ी हुई थी। और वो एडिक्शंस यही थी कि मतलब रियलिटी को नहीं देखना है, ये चीज़ खा लो, ये चीज़ पी लो तो काम निकल जाएगा, शोर नहीं होगा दिमाग में। तो वो बहुत माइल्ड से लेके बहुत हार्ड तक गया। और एंड में जो घर वालों ने प्यार मोहब्बत से मुझे बताया हुआ था ना सर, कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए, जो ड्रग की जो पीक होती है ना सर, जहाँ पे आप बिल्कुल टूट चुके होते हो, जहाँ पे नशा आप पे काम करना बंद कर देता है, उस वक्त वो मोहब्बत आपको वापस खींच के लाती है। मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जिस तरह से जितनी स्पीड से कल्चर चेंज हो रहा है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए अपने बच्चों से कनेक्टेड रहना। ट्रू। और मतलब हमें ये भी नहीं पता कि वो अंग्रेज़ी किस तरह बोल रहे हैं, उनकी अंग्रेज़ी में और हमारी अंग्रेज़ी में 2 जनरेशन का गैप आ जाएगा। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि हमें सिर्फ मोहब्बत की लैंग्वेज यूज़ करनी है, और यही एक वो लैंग्वेज है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस्तेमाल की, और उसकी वजह से इतनी तबलीग की कि आज तक लोग मुसलमान होते हैं सिर्फ उनकी हदीसें पढ़ के। सर मौलाना रूम का बड़ा बेहतरीन एक कॉल है कि अज़ मोहब्बत खार है गुले मी शबद, कि आप मोहब्बत से कांटों को गुलाब में बदल सकते हैं। और यही हमारे प्यारे नबी ने सिखाया है जी, इसलिए उनसे मोहब्बत हुई भी है कि समझ में तो नहीं आते क्या कह रहे हैं, लेकिन फील हो जाते हैं। अब एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है जो आपने सुना होगा, होली ग्रेल। जी।
ठीक है, इस पे भी थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा Yes, क्योंकि ये डार्क वेब पे मैंने पढ़ा था। तो ओरिजिनल होली ग्रेल जो है ना, उसके जो सिंबल है, उसका जो मेल का सिंबल ये है और फीमेल का सिंबल ये है। तो ये होली ग्रेल बेसिकली सेक्स की बात कर रही है जी। दैट्स अबाउट इट। ये कोई एक्चुअल में कप नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है जिसमें एक मर्द और औरत व्हेन दे आर एक्चुअली हैविंग सेक्स दे ऑर्गेजम बट दे डोंट रिलीज एनीथिंग। तो एनर्जी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी मैग्नेटिक होती है। दैट इज़ होली ग्रेल। अच्छा, ये क्रिश्चियनिटी मैंने सुना है। ये पेगन्स प्रैक्टिस करते हैं, ये पेगन प्रैक्टिस होती है। ये आपको मैजिक में भी मिलेगा। इसमें एलिस्टर क्राउली बड़ा एक मशहूर नाम है, उसने इस पर पूरा रिलीजन बनाया था खुद एक्सपेरिमेंट करके, जिसे रिलीजन ऑफ थैलेमा कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है, और इस एनर्जी को अगर आप जमा करना शुरू कर दो, आप अपनी बॉडी में भी कर सकते हो, आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी डाल सकते हो, जिसको आप आर्टिफैक्ट बनाना कहते हो। तो फिर आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो पोर्टल्स को खोलने के लिए, सुपर पावर्स अटेन करने के लिए। मेरे हिसाब से ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ें क्योंकि खुले में आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी पब्लिक को ये पहले से पता हो। हाँ, क्योंकि ये जो बुक ऑफ विजडम की आपने बात की ना, एक तो बुक ऑफ विजडम कदीम बाइबल की किताब भी है, जिसे बुक ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। ये वही हरकतें हैं, ये वो वाली किताबें हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे शयातीन ने रखी थी। इसमें तो इसमें से वही ना कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि अल्लाह ताला है जो कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी डाल रहे हैं जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, बस आप में है आप कॉन्शियसनेस हो, आप आइडियल क्रिएशन हो, इसलिए आपके पास एनर्जी बाई डिफ़ॉल्ट है। ये वाला पार्ट निकाल के इन्होंने इस तरह दिया है। तो जो चीज़ें इतनी असर छुपी हुई थी अब खुल के सामने आ रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, इसका जो बहुत ऑब्वियस मकसद है वो यही है कि अब द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंट्रीज़ ये अब आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी ह्यूमन काइंड को कंट्रोल करने के लिए, और तकरीबन 1780 1790 से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है। आपका वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, उसके बाद ही आपने देखा है ना कि प्रॉपर डेमोक्रेसी का ग्रिप आया है। अब डेमोक्रेसी का सर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, हमें नहीं पता कि एक्चुअल में पीछे से कौन मैनिपुलेट कर रहा है, और बहुत आसान है मैनिपुलेट करना क्योंकि डिसीजन मेकर ज़्यादा है। आज भी आप देखोगे जो ममालिक हैं जहाँ पे बादशाहत होती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है। आप यूके उठा के देख लो, स्वीडन देख लो, यहाँ तो सऊदी अरेबिया देख लो, क्योंकि एक बंदा जिम्मेदार है ना। अब बादशाह निकल आया रोड पे, उसने देख लिया रोड ख़राब है, वो कहेगा अभी के अभी ठीक कर, वरना कल तुम सबके सर कलम कर दूंगा, उसी वक्त ठीक होगी। मैं गुलशन में रहता हूँ, ये 2 साल हो गए अभी तक वहाँ पे ब्रिज नहीं बना। मैं इस पर वीडियो भी बनाना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी को मैं कुछ अच्छी चीज़ नहीं समझता हूँ। मैं बिल्कुल अपने बहुत एडवांस रूहानी उस्ताद अरिस्तु के फिलॉसफी चलता हूँ कि बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है? पॉपुलिज्म, दैट्स इट। तो वही ना, अब ये देखें ना पॉपुलर चीज़ क्या चल रही है। और रियासतें या निज़ाम पॉपुलिज्म पे नहीं चलती, वो चलती हैं इंटेलेक्चुअलिज्म पे, सही फैसले पे, मकबूल फैसले पे नहीं, सही फैसले पे। डेमोक्रेसी कहता है मकबूल फैसला करो जो आवाम सुनना चाहे, और आप मानते हो कि अवाम अक्सरियत में बेखबर हैं, उन्हें नहीं मालूम, तो फिर वो जो चीज़ अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं वो फिर उनके लिए नुकसानदेह है। इंटेलेक्चुअलिज्म ये आता है कि भले किसी को चीज़ बुरी लग रही हो, लेकिन जो सच है सच है। वो जब गैलीलियो को कहा गया था ना कि भाई कि ये दुनिया नहीं घूमती चांद के गिर्द, सूरज के गिर्द, तो बड़ा डिप्रेस होकर दरबार से निकला था। उसने कहा तुम ना मानो, तुम्हारे ना मानने से दुनिया घूमना छोड़ देगी। तो इंटेलेक्चुअलिज्म इस चीज़ पे चलती है कि ठीक फैसले लेना ज़रूरी होते हैं, मकबूल फैसले लेना ज़रूरी नहीं होते। मकबूल फैसले कौमों को, सिविलाइजेशंस को तबाह करते हैं। हम आई थिंक उसी डायरेक्शन में अब जा रहे हैं। वो एक हदीस भी है ना कि पूरी दुनिया सिमट के एक गांव की तरह बन जाएगी। ये गलत भी हो सकती है, ये मैंने किसी के मुंह से ही सुनी थी कि आखिरी वक्त जो आएगा। अब काजी साहब होते तो बताते हैं हमें। वो काजी साहब को नहीं, अब हमें खुद भी रिसर्च की आदत डालनी पड़ेगी सर। आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जिस तरह लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं तो डरा हुआ ही हूँ। इसलिए मैं ये खुल के बोलना चाहूँगा कि मेरी बहुत सी ऐसी रिसर्च है जो कि मैं किताबों से बता रहा होता हूँ। ख़ासतौर पे आज जो चीज़ें शेयर हो रही हैं ये मैं डार्क वेब पे पढ़ी हैं और इस बुक में पढ़ रहा हूँ, तो ये गलत भी हो सकती हैं, इनको आप खुद भी ज़रूर चेक करें। डबल चेक लाजमी होता है, चाहे कहीं से भी सुने, किसी से भी सुने, हम लोगों को ये बेहतर होता है रिसर्च करना, तस्दीक कर लेना खुद से दोबारा। मैं तो सर इस पे मैंने इस पे थोड़ी एक बुनियाद भी रखी है कि अब एक चैनल डेडिकेटेड सिर्फ विजडम चौरंगी के नाम से बना के ना, वहाँ पे ये वाली रिसर्च विद स्ट्रक्चर डालना शुरू कर दूंगा। महीने की एक ही वीडियो डाल पाऊंगा, लेकिन उससे मुझे थोड़ा सुकून हो जाएगा। बल्कि आपकी रिसर्च माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। रिसर्च नहीं चल रही सर आजकल, तो आजकल नहीं चल रही, पुरानी वाली अभी भी काम आ रही है। हाँ, वो उसी से गुजारा चल रहा है फिलहाल। अपना भी यही हाल है सर, नई चीज़ अब जाके पकड़ी है। वही ना, वो सूर्य फातिहा वाले जो पूरी एपिसोड हुई वो पिछले 2 या 2.5 महीने की रिसर्च है, वो इतनी पुरानी रिसर्च है भी नहीं।
वो इस लाइन पे आए हैं तो फिर इस डायरेक्शन में घुसे हैं। या कुन के लिए भी अरे हाँ, कल कुन की शूट है ना इंशाल्लाह। कल कल उनकी शूट है। डन है। तो इसको फिर क्या कहते हैं, कुछ है इस मजीद इस पे बात करने के लिए आपके पास? ये किताब है 123 पेजेस पे। अभी Okay. हमने 3 पेजेस डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहो तो हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं, ओके। बट इन दी एंड आपको अब कॉन्शियसली चलना है, ठीक है। आपको ऊपर नॉलेज की बम्बार्डमेंट की जाएगी। True. जैसे योगा है, योगा का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। योगा टेक्नोलॉजी है कि आप बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हो। वो चाक्रास हैं, वो आपके ऑर्गन्स हैं। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पाइनियल ग्लैंड्स हैं, फिर आपका एंड्रोक्राइन सिस्टम है, फिर आपकी बॉडी के अंदर 6-7 किस्म, वो अभी इसके ना अजीब अजीब किस्म के आपको लफ्ज़ पता लगना शुरू हो गए हैं। तो मैं सिर्फ ऑडियंस को अवेयर करना चाह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये इससे पहले अलाउड नहीं थी पब्लिकली बताना। अब वो बाहर आ रही हैं, तो इसके चक्कर में अपना ईमान लूज़ ना करें, सीखें ये क्या है, ठीक है ना। वही एआई को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, एआई को सीखना है। इस तरह इस नॉलेज को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2017 से पागल इसलिए हो रहा हूँ कि ये चीज़ें पता लग गई थी, लेकिन किसी को बता नहीं सकता था। अब मैं घर में किसी को जाके कहूँगा कि जो अमेरिका को चला रहे हैं वो खुद को खुदा समझते हैं, तो कहेंगे हाँ हमें पता है। वही है ना, वो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं टेक्निकली कह रहा हूँ, वो किसी को बिलीव करके कह रहे हैं। तब ये वो टेक्निकल वाले पार्ट हैं, ये बाहर आना शुरू हो गया। चलें, आई होप कि लोग समझेंगे इस चीज़ को। हर वो चीज़ जो इंटरनेट में मिलती है, नज़र आती है, अगर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है ना, तो फिर भी आपको डबल चेक करना ज़रूरी है। अपने अपने बिलीफ सिस्टम, अपने ईमान को अपनी हर रिसर्च की बेस बना कर रखें। उसको एक फ़िल्टर बना के रखें कि जो इस फ़िल्टर पे चीज़ उतर रही है पूरी, उसको कबूल करें। जो इस फ़िल्टर पे ज़रा सी भी ऊंची नीची चीज़ हो रही है, उससे फासला इख्तियार करें, एहतियात करें। जब अब हम इस दौर में जी रहे हैं कि जहाँ चीज़ों से फासला इख्तियार करना शायद मुमकिन नहीं है, कि इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं, पर एहतियात हमारे हाथ में है। चीज़ों को समझना, आगे उसको समझाना हमारे हाथ में है। तो अपनी जो बेसिक ज़िम्मेदारी है, दिमाग इस्तेमाल करने वाली, उससे कभी भी बेजार ना होइएगा। जब तक आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तब तक आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपने इसको कंट्रोल करना छोड़ दिया, तो फिर सारी दुनिया आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगी। ऐसी प्रोग्राम के साथ कि अल्लाह पाक हमें और हमारे तमाम जानने वालों दोस्तों को इन फितनों से महफूज रखें, इनको समझने की तौफीक दे। मुझे और जनाब तलत मसर चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। मैं डिस्क्रिप्शन पे एडिटर से भी कहता हूँ, खुदा के वास्ते लिंक डाल दिया करो, उनके चैनल का लिंक डाल देंगे। उन्होंने फॉलो करना है ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।